आगे देखो, आज से हम पढ़ेंगे उष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, हाँ, उष्मागतिकी है ना लो, उष्मा, ये आराम आराम से विस्तार पढ़ेंगे। लिखो उष्मा, हीट। हीट ठीक है ना, उष्मा। ये तो उष्मा होता क्या है? उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या जी? उष्मा एक प्रकार क्या है? ऊर्जा है, जो दो वस्तुओं के बीच स्थानांतरण करण क्या होता है? ट्रांसफर होता है। ठीक, जिसको हम लोग कहते क्या है? उष्मा। लिखो, उसमें लिखो पहले, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, जो दो वस्तुओं के बीच, जो दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण एक वस्तु से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होता है। ठीक, उष्मा क्या होती है? एक प्रकार की, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है, जो दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर कारण क्या होता है? एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या होता है? स्थानांतरित होता है। उष्मा कुछ नहीं है, उसमें एक प्रकार क्या एनर्जी है, जो दो वस्तुओं के बीच क्या होता है? टेम्परेचर के अंतर कारण क्या होता है? अगर टेम्परेचर में अंतर नहीं रहेगा, ये बताओ, अगर पानी फ्लो हो रहा है, पानी जो फ्लो कर रहा है, अगर उसमें ऊंचाई में अंतर नहीं होगा, क्या पानी फ्लो करेगा? नहीं करेगा। तो कोई भी वस्तु कब फ्लो करती है? अगर करंट भी फ्लो हो रहा है, तो वहां पर क्या होता है? विभव में डिफरेंट होता है, विभव में डिफरेंस होता है, तब जा क्या होता है? वहां पर करंट का फ्लो होता है। उसी प्रकार से उसमें भी बात की कब है? उसमें क्या होता है? ताप में अंतर होता है। तो ताप में अंतर होने के कारण ही एक वस्तु से कि दूसरी वस्तु में उष्मा क्या होती है? स्थानांतरित होती है। बात समझ में आया? एक अब दो देते, समझो पहले। प्रश्न उठता है, उष्मा का मात्रक क्या होता है? उष्मा का सही मात्रक होता है जूल, और सीधी मात्रक क्या होता है? कैलोरी। पसंद है? लिख लो इसको भी, लिख लो उसमें लिख लो, स्थानांतरण के समय ही, स्थानांतरण के समय ही ऊर्जा उष्मा कहलाती है। ऊर्जा उष्मा कहलाती है। तो स्थानांतरण के समय ऊर्जा उष्मा कहलाती है। उसे लिख लो, जूल के अनुसार, जूल के अनुसार उष्मा ऊर्जा का ही रूप है। उष्मा ऊर्जा का ही रूप है। और ध्यान है, इसका फॉर्मूला होता है J बराबर W अपान Q। J बराबर W अपान Q। ठीक,
तो जूल के अनुसार उष्मा क्या होती है? ऊर्जा का ही एक रूप होती है। उसके नीचे लिखो उष्मा का एसआई मात्रक जूल। उष्मा का एसआई मात्रक जूल तथा सीजीएस मात्रक कैलोरी होता है। कैलोरी होता है। तो जूल ने क्या कहा? जूल ने बोला उष्मा ऊर्जा का ही रूप है। और क्या सूत्र दिया उन्होंने? जे बराबर डब्ल्यू अपान क्यू। ठीक। उष्मा का एसआई मात्रा क्या होता है? जूल। और सीजीएस मात्रा क्या होता है? कैलोरी। इसको तो आगे विस्तार से पढ़ेंगे भैया, थोड़ा तो समझो। यहां बढ़ जाओ जी। अगर तापांतर, तापमान तापमान तापांतर, तापमान टेम्परेचर, तापमान टेम्परेचर। अब टेम्परेचर होता क्या है? किसी वस्तु की उष्णता और शीतलता की माप को हम लोग कहते हैं उस वस्तु का तापमान। यानी कोई वस्तु कितना हीट है, कोई वस्तु कितना गर्म है, और कोई वस्तु क्या कितना ठंडी है, उसके डिफरेंस के अंतर को हम लोग कहते क्या है? तापमान। तो किसी वस्तु की उष्णता और शीतलता की माप को, मतलब कोई वस्तु कितना गर्म है, कोई वस्तु कितना क्या है जी? ठंडी है, जिससे हम लोग ये मालूम करते हैं, उसी को हम लोग कहते क्या है? तापमान कहते हैं। और तापमान मापने कितने पैमाने होते हैं? 3 पैमाने होते हैं। पहला होता है सेल्सियस, दूसरा क्या होता है? फारेनहाइट, तीसरा क्या होता है? केल्विन। तो सेल्सियस, फारेनहाइट और केल्विन सब विस्तार से पढ़ेंगे। तो तापमान मापने के हमारे पास कितने पैमाने होते हैं? 3 पैमाने होते हैं। तो मैं लिखो पहले, किसी वस्तु की उष्णता और शीतलता की माप को उस वस्तु का तापमान कहते हैं। तो किसी वस्तु की उष्णता और शीतलता की माप हम लोग कहते क्या जी? उस वस्तु का तापमान कहते हैं। अर्थात ताप उष्मा का एक रूप है। अर्थात तापमान उष्मीय ऊर्जा का एक रूप है। एक रूप है जो किसी वस्तु में उच्च ताप से निम्न ताप की ओर, जो किसी वस्तु में उच्च ताप से निम्न ताप की ओर और प्रवाहित होता है। प्रवाहित होता है।
बात समझ में आई? तो तापमान क्या होता है? किसी वस्तु की उष्णता, यानी कितना गर्म है और शीतलता कितना ठंडा है, उसकी माप को हम लोग कहते हैं क्या? उस वस्तु का तापमान। अर्थात तापमान ऊष्मीय ऊर्जा क्या एक रूप है। एक क्या जी? ऊष्मीय ऊर्जा का एक रूप है, ठीक, जो किसी वस्तु में उच्च ताप से क्या होता है? निम्न ताप की ओर क्या होता है? प्रवाहित होता है, यानी क्या होता है? गमन करता है, संचरित होता है, ठीक। ते होता है तापमान। लिखो चे, तापमान मापने के 3 पैमाने होते हैं। ऐसे लिख लिए, लिखो। अच्छा, तापमान मापने के 3 पैमाने तापमान मापने के 3 पैमाने होते हैं। तीनों पैमाने नाम लिखो, फिर विस्तार से पढ़ते हैं। पहला है सेल्सियस पैमाना। नहीं, सेल्सियस पैमाना। दूसरा है फ़ारेनहाइट पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना। तीसरा है केल्विन पैमाना, केल्विन पैमाना। सेल्सियस पैमाने हम लोग डिग्री सेल्सियस लिखते हैं ऐसे, फ़ारेनहाइट में भी ऐसे लिखते हैं, लेकिन केल्विन में डिग्री नहीं लगाते हैं, ध्यान रख लेना, ठीक। और तीनों क्या है? वैज्ञानिक के नाम है। तीनों क्या होते हैं? कैलकुलेटर, क्या रहे, ठीक है। जहां भी वैज्ञानिक के नाम आते हैं वहां पर हम लोग संकेत कैसे लिख देते हैं? कैलकुलेटर, ध्यान रखना। चलिए उसकी फिर आगे बात करते हैं, ठीक। चलो आगे देखो, हमने क्या बोला? तापमान मापने कितने पैमाने होते हैं? 3 पैमाने, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। अब यहां थोड़ा समझो, अगर हम किसी वस्तु का तापमान माप रहे हैं सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, हमको 2 बातों को ध्यान देना विशेष आवश्यक होता है। पहला, जिस बिंदु पर कोई वस्तु क्या होता है? जिस पॉइंट पर कोई वस्तु बर्फ बनता है, जमता है, एक जमने लगता है, उसको हम लोग कहते हैं हिमांक। क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। और जिस पॉइंट पर कोई द्रव उबलने लगे या भाप बनने लगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वथनांक। 2 बिंदु ध्यान देना आवश्यक होता है, एक बात होता ना, ठीक। तो उबलने लगे क्या कह दियो? क्वथनांक हो गया, ठीक। इसमें लिखो, नीचे नीचे लिख लो, काम देगा आगे, ठीक। ताप मापने, उसमें लिखो, इसमें 2 बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है। इसमें 2 बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है। इसमें 2 बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है। इसमें 2 बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक होता है। जमते हुए किसी वस्तु के तापमान को, जमते हुए किसी वस्तु के तापमान को वस्तु में क्या रहेगा? बर्फ। कौन रहेगा जी? बर्फ। तो जमते हुए बर्फ के तापमान को हम लोग कहते क्या है? वही हो गया हिमांक। हिमांक। तथा उबलते हुए शुद्ध जल के तापमान को, उबलते हुए शुद्ध जल के तापमान को भाप बिंदु कहते हैं। भाप बिंदु कहते हैं। उबलते हुए शुद्ध जल के तापमान को भाप बिंदु कहते हैं। उबलते हुए शुद्ध जल के तापमान को क्या कहते हैं? भाप बिंदु। तो जमते हुए बर्फ के तापमान को हम लोग क्या बोलेंगे? हिमांक। और उबलते हुए जल के तापमान क्या बोलेंगे? क्वथनांक। अब इधर तो अब पहला ही ना लो, सेल्सियस पैमाना है ना लो। पहला सेल्सियस
पैमाना। एक ही बात ध्यान रखना, सबसे बड़ी बात वही है। सबकी परिभाषा करने का एक तरीका है। परिभाषा में क्या बोलेंगे? इसमें हिमांक बिंदु को 0 डिग्री सेल्सियस और भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस मान करके इसके बीच की दूरी को 0 से 100 कितने पार्ट होंगे? 100 पार्ट ना। 0 से 100 तक हम लोग इसको 100 बराबर भागों में करते हैं, बांट देते हैं। ठीक, इसमें भाप हिमांक बिंदु को 0 डिग्री सेल्सियस और भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस मान करके बीच के मान को हम लोग 100 बराबर भागों में करते हैं जी, बांट देते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं सेल्सियस पैमाना। इसमें हिमांक बिंदु को 32 फ़ारेनहाइट और भाप बिंदु को 212 फ़ारेनहाइट मान करके इसके बीच की दूरी को 180 बराबर भागों मारते हैं। इसमें कितने भागों में? 100। इसमें कितने? 180 बराबर भागों में बांट देते। घटाओगे वही आएगा। घटाए देखो, 212 माइनस 32 कितना आया? 081। इसमें 180 भाग होंगे। इसमें कितने होंगे? 100 माइनस 0 कितना आएगा? 100 बराबर भाग होंगे। इसमें 100 भाग होंगे। बहुत ध्यान दो इस चीज को। 373 यही मिटा दो, मान लो मोटा मोटा 273 है, कितना आएगा? 100। ये बहुत बड़ी चीज ध्यान रख लेना। इसमें हम लोग हिमांक बिंदु को 32 फ़ारेनहाइट, भाप बिंदु को 212 फ़ारेनहाइट मान करके बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांट देते, जिसको हम लोग कहते क्या है? प्रत्येक बीच की दूरी को 1 फ़ारेनहाइट कहते हैं। प्रत्येक बीच दूरी को क्या कहते हैं? 1 सेल्सियस। ठीक, 1 सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस। यहां पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, यहां पर 1 केल्विन। तो यहां पर हिमांक बिंदु को 273 केल्विन और भाप बिंदु को 373 केल्विन मान करके इसके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट देते हैं और प्रत्येक भाग को 1 केल्विन कहते हैं। थोड़ा सा नहीं लिख पाओगे? क्या लिखोगे? इस मान लो अगर सेल्सियस पैमाना क्या होता है? जब हिमांक बिंदु को 0 डिग्री सेल्सियस और भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस मान करके इसके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, तो प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। जब हिमांक बिंदु को 32 फ़ारेनहाइट और भाप बिंदु को 212 फ़ारेनहाइट मान करके इसके बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांट देते हैं, तो प्रत्येक भाग को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। जब हिमांक बिंदु को 273 केल्विन और भाप बिंदु को 373 केल्विन मान करके इसके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, तो प्रत्येक भाग हम लोग कहते क्या है? 1 केल्विन कहते हैं। बात समझ में आई? तो लिखो हेडिंग, कहां से लिखो? जब लिख रहे हैं, रुके रहो। देखो, इसमें हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस, इसमें हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, क्या लिखे? सही तो है। सेल्सियस कोई बात नहीं, लिख लियो फिर से, कोई 0 डिग्री सेल्सियस तथा भाप बिंदु को कितना? 100 डिग्री सेल्सियस मान करके इसके बीच की दूरी को इसके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में 100 बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं।
विभाजित कर देते हैं। प्रत्येक भाग को एक डिग्री सेल्सियस कहते हैं। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। ठीक, बात समझ में आया? यहां तक किसी कोई डाउट नहीं? लिख लोगे? दूसरे डालो, फ़ारेनहाइट पैमाना। फ़ारेनहाइट पैमाना फ़ारेनहाइट पैमाना। ठीक, तो क्या लिखेंगे इसमें? हिमांक को कितना? 32 फ़ारेनहाइट। भाप बिंदु को 212 फ़ारेनहाइट मान करके इसके बीच की दूरी को कितना जी? 180 बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं। प्रत्येक भाग कितना कहते हैं? 1 फ़ारेनहाइट कहते। लिख लोगे ना? किसी कोई डाउट? ऐसे हम लोग किसका लिख लेंगे? केल्विन का। क्या लिखोगे इसमें? हिमांक को 273 और भाप बिंदु को 300 केल्विन मान करके कितना? इसके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट देते हैं। प्रत्येक भाग को हम लोग कहते क्या हैं? 1 केल्विन। उसको भी लिख लो फटाक से, बता लो। ठीक, आगे देखो इधर, लिखो विशेष बिंदु। क्या लो? विशेष बिंदु। गौरव, उसमें लिखो कमरे का ताप। कमरे का ताप मानव शरीर का ताप। मानव शरीर का ताप। हिमांक और भाप बिंदु। एक कोई को पूछता है, लिख लो। ठीक, डाल दो। चलो आगे देखो। यहां लिखो सेल्सियस। सेल्सियस। यहां लिखो फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट। यहां लिखो केल्विन। एक चीज समझो यार, कमरे का तापमान सेल्सियस कितना होता है? 25। वही फ़ारेनहाइट कितना है जी? 77। कितना होता है फ़ारेनहाइट में? 77। केल्विन में 298 केल्विन। रखना। मानव शरीर का तापमान कितना होता है सेल्सियस में? 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट। वही केल्विन में 310 केल्विन होता है। ध्यान रखना इस चीज। वही हिमांक बिंदु कितना होता है सेल्सियस में? 0 डिग्री सेल्सियस। वही उतना हिमांक फ़ारेनहाइट कितना होगा? 32 फ़ारेनहाइट। और केल्विन में 273 केल्विन। ये ध्यान रखना। भाप बिंदु सेल्सियस कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में 212 फ़ारेनहाइट। केल्विन में 373 केल्विन। ये लिख लेना मान, वैल्यू।
बनाया ऐसे चार्ट, एक ऐसे एक काम देगा वैसे, मतलब फटाक से, ठीक। लिखो इसको, सेल्सियस, सेल्सियस, फारेनहाइट, हेडिंग है, और केल्विन में संबंध, केल्विन में संबंध, हम लोग लिखते हैं C-0/100, F-32/180, नीचे भाग होता है, K-273/100, 20 से काट दोगे, यहां गया 5, यहां गया 9, यहां जाएगा 5, जो संबंध निकल के आता है होता यही है, C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5। यह संबंध बड़ा खतरनाक संबंध है, किसी चीज को किसमें भी चेंज करना हो सब चेंज कर सकते हो। अधिकतर जो मेन होता है किसमें होता है तुम लोग जानते होगे, सेल्सियस फारेनहाइट संबंध, सेल्सियस फारेनहाइट में संबंध, फारेनहाइट में संबंध कैसे निकालते हो, लिखोगे C/5, पहले लिख लो F-32/9 बराबर C/5, हमको लिखना है F का मान निकालना है, हो जाएगा 9/5C, 32 उधर ले जाओ, 9/5C प्लस क्या हो जाएगा 32, ये हो गया सेल्सियस फारेनहाइट में संबंध। इसी बात तुम निकाल सकते हो किसमें, सेल्सियस और केल्विन में संबंध, यही दो मेन ही होता है, कुछ नहीं मेन होता है, सेल्सियस और केल्विन में संबंध, C/5, पहले वही लिख लो, K-273/5 बराबर C/5 से 5 कट गया, प्लस बराबर C, 273 उधर गया, आ जाएगा 273 प्लस C, तो सेल्सियस हमका 273 जोड़ देंगे, किसमें चला जाएगा वो, केल्विन में, ध्यान रखना है इस चीज, उधारो फटाक से, ठीक।